हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विजडम सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ सप्लाई पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 वैल्यू ऑफ सप्लाई पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम वैल्यू ऑफ सप्लाई थोड़ा आगे आगे देखने वाले हैं। प्रोविजन अब तक हमने जो देखा था उसके आगे क्या प्रोविजन है वो हम देखने वाले हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रांजेक्शन वैल्यू एज पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 1। हमने अब तक सिर्फ यही देखा हुआ है कि हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे पता करते हैं एज पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 1। 15 सब सेक्शन 1 कभी एप्लीकेबल होगा, तभी एप्लीकेबल होगा जब प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन हो। प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन मीन्स मॉनेटरी कंसिडरेशन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन था कि अनरिलेटेड पर्सन के साथ सप्लाई होना चाहिए, तो ये हमारा सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 एप्लीकेबल होता था। अगर सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे पता करें, तो उसके लिए हमें बहुत सारे रूल्स देखने पड़ेंगे। वापस एक बार मैं कंडीशन बताता हूँ। सेक्शन 15 सब सेक्शन का क्या था कंडीशन कि प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए प्लस अनरिलेटेड पर्सन होना चाहिए, तो ही हमारा सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 लगेगा। नहीं तो सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 नहीं लग सकता। उसके लिए हमें क्या देखने पड़ेंगे, रूल्स देखने पड़ेंगे। कुछ सप्लाई नोटिफाइड सप्लाई है, उसके लिए भी हमें रूल्स ही देखने होंगे। आइए अभी एक एक करके हम रूल्स देखते हैं जहां पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूल 27। ये सारे हमें रूल देखने हैं। रूल 27, 28, 29, 30, 31, 31A, रूल 32, 33, 34 और 35। इतने सारे हमें रूल्स देखने हैं। कब? जब सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं हो तब। रूल 27। रूल 27 क्या बोलता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी। जो कंसिडरेशन है पूरे का पूरा मनी में नहीं है। शायद जाहिर सी बात है कि सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 अप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 अप्लीकेबल होने के लिए प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन होना चाहिए था, जो इस केस में नहीं है। तो रूल 27 बोलता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई हम कैसे पता करेंगे, जहां पर कंसिडरेशन नॉट ओनली इन मनी है। तो रूल 27 बोलता है अगर ऐसा केस है तो सबसे पहले आप ले लो ओपन मार्केट वैल्यू। अब ओपन मार्केट वैल्यू क्या होता है? ओपन मार्केट वैल्यू मीन्स जो भी हम गुड्स खरीदना है तो हमको जो फुल वैल्यू ऑफ मनी देना है कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए, एक्सक्लूडिंग जीएसटी निकालने के बाद जो भी हम फुल वैल्यू देते हैं वो जहाँ पर प्राइस सोल कंसिडरेशन हो और अनरिलेटेड पर्सन हो, तब हम उसको ओपन मार्केट वैल्यू बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं ओपन मार्केट वैल्यू? जो भी हम पैसा देने वाले हैं फुल वैल्यू ऑफ मनी एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जहाँ पर प्राइस सोल कंसिडरेशन हो और प्राइस सोल कंसिडरेशन होने के साथ साथ अनरिलेटेड पर्सन हो, तब हम बोल सकते हैं ओपन मार्केट वैल्यू। अगर आपको ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रहा है तब आपको क्या लेना है? मॉनेटरी कंसिडरेशन प्लस अमाउंट इक्विवेलेंट टू नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन इफ सच अमाउंट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। एग्जांपल जैसे देता हूँ, आपको मोबाइल परचेज करने गए, आपने उस मोबाइल के लिए 25,000 कैश दिया और अपना पुराना मोबाइल दे दिया जिसकी कीमत 5,000 रुपये थी पुराने मोबाइल की। तो इस केस में क्या हो जाएगा? 30,000 प्राइस हो गया। 25,000 आपने कैश पेमेंट किया और जो आपने पुराना मोबाइल दिया उसकी कीमत थी 5,000 रुपये मान लीजिए, तो 25 कितना हो गया? 30,000। तो ये है मनी कंसिडरेशन प्लस अमाउंट इक्विवेलेंट टू नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। थर्ड, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। ये हमें ऑर्डर में जाना है। सबसे पहले हमें देखना है कि ओपन मार्केट वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रहा है तो ही हमें मॉनेटरी कंसिडरेशन प्लस अमाउंट इक्विवेलेंट टू नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन में जाना है। अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों नहीं मिल रहे तब हमें पॉइंट सी देखना है। ये ऑर्डर में ही हमको जाना है, ये सीक्वेंस हमको फॉलो करना है, रूल 27 बोलता है। तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है रूल 27? अगर आपका ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता चल रहा है, आपको मॉनेटरी कंसिडरेशन प्लस अमाउंट इक्विवेलेंट टू नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं पता चल रहा है, तब आप क्या देखोगे? तब इस केस में आप देखने वाले हो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। लाइक काइंड एंड क्वालिटी मीन्स क्या हो सकता है? जैसे बोल सकते हैं कि किसी सप्लाई से रिलेटेड अनदर कोई सप्लाई है जो सेल की जा रही है अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस में सेल हो रही है, तो उसको हम बोल सकते हैं लाइक काइंड एंड क्वालिटी। जो प्रोडक्ट सेम हो या क्लोजली रीजेंबल करता हो क्वालिटी में क्वांटिटी में, तो हम उसको लाइक काइंड एंड क्वालिटी बोल सकते हैं। अगर ये तीनों नहीं पता चल रहा है तो आपको फोर्थ ऑप्शन क्या लेना है? मॉनेटरी कंसिडरेशन प्लस अमाउंट इक्विवेलेंट टू नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन एज पर रूल 30 और 31। तो उसके इसमें आपको रूल 30 और 31 देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रूल 27 में या कोई भी रूल है आपको ऑर्डर में ही जाना है, सीक्वेंस वाइज ही फॉलो करना है। मतलब सबसे पहले आपको ओपन मार्केट वैल्यू देखना है, नहीं मिल रहा है
तब जाके आपको मॉनेटरी कंसिडरेशन प्लस अमाउंट इक्विवेलेंट टू नॉन मॉनेटरी ये नहीं मिल रहा है, तब आपको लाइक काइंड एंड क्वालिटी वो नहीं हो रहा है, तो रूल 30 या 31 इस ऑर्डर में ही आपको पता करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर रूल 27। अब हम बात करते हैं रूल 28। ये क्या बोलता है? सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट या रिलेटेड पर्सन अदर देन एजेंट। एजेंट की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट या फिर रिलेटेड पर्सन। यहाँ पर भी सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा? क्योंकि सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे अनरिलेटेड पर्सन होते हैं। और रूल 21 किसकी बात कर रहा है? रिलेटेड पर्सन। अभी रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं? रिलेटेड पर्सन का सिंपल मतलब बता दो, जो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में होते हैं उसको हम रिलेटेड पर्सन बोल सकते हैं। जैसे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में होते हैं, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, लीगली रिकग्नाइज्ड पार्टनर्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ये सब हम क्या बोल सकते हैं? रिलेटेड पर्सन बोल सकते हैं। इसकी एक डेफिनेशन है, वो आप बुक में से रीड कर लीजिएगा। ये है रिलेटेड डेफिनेशन। डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोलेंगे? अगर कोई पर्सन है जिसने एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लिया है, मोर देन वन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट और इन अ यूनियन टेरिटरी, और मोर देन इन अ स्टेट और इन यूनियन टेरिटरी, एक स्टेट में या एक यूनियन टेरिटरी में, या फिर एक स्टेट से ज़्यादा या फिर एक यूनियन टेरिटरी से ज़्यादा उसने रजिस्ट्रेशन लिया है या लेने वाला है, ऑब्टेन या ऑब्टेन करने वाला है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट पर्सन। सिंपल है, मोर देन वन रजिस्ट्रेशन। तो इस केस में आपको क्या लगेगा? रूल 28। रूल 28 ये जो बात बोल रहा है सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट रिलेटेड पर्सन, आपको शेड्यूल 1 अगर याद हो, शेड्यूल 1 क्या बोलता था? मैटर्स टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। मतलब उसमें कुछ मैटर्स थे, जो कुछ ट्रांजेक्शन्स थे, कुछ सप्लाई ऐसी थी जो बिना कंसिडरेशन के होंगी तब भी हम उनको सप्लाई ही बोलेंगे। उसमें एक पॉइंट ये भी था कि अगर आपकी सप्लाई कोई डिस्टिंक्ट पर्सन रिलेटेड पर्सन से हो रही तो हम उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई बोलेंगे, भले ही बिना कंसिडरेशन के हो रहा है। तो ऐसा क्यों? जो रिलेटेड पर्सन है एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में, तो सीधी बात है मैनिपुलेट कर सकते प्राइस को। इसके लिए प्रोविज़न ऐसा है कि अगर बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई हुआ तो भी हम उसको क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे। ये शेड्यूल 1 में है। इस केस में अब हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे पता करना है? सबसे पहले वही सिंपल रूल, फिर सीक्वेंस में आपको जाना है। सबसे पहले आपको क्या पता करना है? ओपन मार्केट वैल्यू। अगर ओपन मार्केट वैल्यू मिल गई तो वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन आपको ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता चल रहा है, तब आपको सेकंड क्या देखना है? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिला तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी देख लीजिए। अगर ये भी नहीं मिला तो रूल 30 या रूल 31 पर पहुंच जाइए। ऑर्डर फॉलो करना है, सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू, नहीं तो लाइक काइंड क्वालिटी, उसके बाद रूल 30 और 31। इसमें एक पॉइंट है कि सप्लायर को एक ऑप्शन दिया गया है कि वो 90% के हिसाब से अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई पता कर सकता है। ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ। सप्लायर है, मान लीजिए रेसिपिएंट है, और एक होगा अनरिलेटेड कस्टमर। सप्लायर ने रेसिपिएंट को गुड्स सप्लाई किया, रेसिपिएंट ने अपने अनरिलेटेड कस्टमर को गुड्स सप्लाई किया। एज सच गुड सप्लाई होना चाहिए। किससे? रेसिपिएंट से उसके अनरिलेटेड कस्टमर को। तो जो रेसिपिएंट अनरिलेटेड कस्टमर से जो भी प्राइस चार्ज करेगा उसका 90% क्या ले सकते हैं हम? वैल्यू ऑफ सप्लाई ले सकते हैं। तो लिखा है वैल्यू इक्वल टू 90% ऑफ द प्राइस चार्ज्ड फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रेसिपिएंट टू हिज अनरिलेटेड कस्टमर। जो भी रेसिपिएंट अपने अनरिलेटेड कस्टमर से प्राइस चार्ज करने वाला है उसका हम क्या करेंगे? 90% ले लेंगे। ये एक ऑप्शन है सप्लायर को। ऑप्शन टू सप्लायर टू वैल्यू गुड्स सोल्ड एज सच बाय रेसिपिएंट। लास्ट है इनवॉइस वैल्यू को ही हम ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे। क्या मैंने बोला? इनवॉइस वैल्यू को ही हम ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे, जहां पर वेयर द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट। जहां पर रेसिपिएंट फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल है, वहां पर हम इनवॉइस वैल्यू को ही ओपन मार्केट वैल्यू मान लेते हैं। ये था आपका रूल 28। सीक्वेंस ऑर्डर वाइज ही हमको जाना है। रूल 29 सप्लाई मेड रिसीव्ड थ्रू एजेंट। 28 में अदर देन एजेंट बात किया था, 29 में बात कर रहा है सप्लाई मेड रिसीव्ड थ्रू एजेंट। फिर मैं आपको शेड्यूल 1 पे लेके चलता हूँ। शेड्यूल 1 मैटर्स टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। बिना कंसिडरेशन के किया तो भी हम सप्लाई मान लेंगे। शेड्यूल 1 उस ये पॉइंट भी वहाँ पर शेड्यूल 1 में था। प्रिंसिपल एजेंट, प्रिंसिपल अगर कुछ एजेंट को गुड्स देता है बेचने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो इसको भी हम क्या मान लेते थे? सप्लाई मान लेते। या फिर एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कुछ गुड्स रिसीव कर रहा है,
एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कुछ गुड्स सेल कर रहा है या फिर एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कुछ गुड्स रिसीव कर रहा है, तो उसको हम क्या मान लेते थे, सप्लाई मान लेते थे, अगर बिना कंसिडरेशन के होता था, अगर शेड्यूल 1 में ऐसा था, ऐसा है शेड्यूल 1 में। तो अभी रूल 29 के हिसाब से हम वैल्यू सप्लाई कैसे पता करें इस केस में, कहाँ किस केस में, जहाँ पर सप्लाई मेड और रिसीव्ड थ्रू एजेंट हो रहा है। तो सबसे पहले वही चीज़, आपको ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, और ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, और सेम चीज़ वैल्यू 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रेसिपिएंट टू हिज अनरिलेटेड कस्टमर। ऑप्शन 2 सप्लायर टू वैल्यू गुड्स सोल्ड एज सच बाय रेसिपिएंट। या तो ओपन मार्केट वैल्यू लो या तो 90% का ऑप्शन ले लो, ये सप्लायर के ऊपर है, दोनों में से कुछ भी ले सकता है। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा तो आपको रूल 30 या 31 पर पहुंच जाना है। ये हो गया अपना रूल 29। अभी देखते हैं रूल 30 क्या बोलता है। रूल 30 वो सिंपल है, बोलता है वैल्यू बेस्ड ऑन कॉस्ट। कॉस्ट के हिसाब से हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 110% ऑफ, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रही उसका 110% निकालो, 110% निकालो। जो भी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर है उसका 110% निकाल दो। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच गुड्स और द कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सच सर्विसेज। इन चारों चीज़ों का, इन चारों में से कोई भी अगर आप जिस चीज़ में कैटेगरी में है 110% निकाल लीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। तो वैल्यू इक्वल टू 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच गुड्स और द कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सच सर्विसेज। रूल 30 वैल्यू बेस्ड ऑन कॉस्ट। रूल 31 बेस्ड जजमेंट मेथड। अगर किसी रूल से नहीं निकल रहा है तो हम बेस्ड जजमेंट मेथड रूल को फॉलो करके वैल्यू ऑफ सप्लाई पता कर सकते हैं। द वैल्यू शैल बी determined using reasonable means consistent with the principles and the general provision of section 15 and the provision of this chapter. The supplier of services may opt for this rule ignoring rule 30. supplier of services एक ऑप्शन दिया गया है कि रूल 30 को इग्नोर करके डायरेक्ट आप रूल 31 को फॉलो कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट मेथड, जो रीजनेबल मीन्स के हिसाब से निकाला जाएगा। रूल 31A वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी एंड एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम इन द फॉर्म ऑफ हॉर्स रेसिंग करो तो उसको हम एक्शनेबल क्लेम बोलेंगे। अभी सबसे पहले हम लॉटरी देखते हैं। लॉटरी दो कैटेगरी में डिवाइड है। अगर लॉटरी आप है जो रन बाय स्टेट गवर्नमेंट है या फिर लॉटरी अथोराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है। रन बाय अगर स्टेट गवर्नमेंट है ना, तो जो ऑर्गेनाइजिंग स्टेट है सिर्फ आप लॉटरी वहीं पे बेच सकते हो अगर रन बाय स्टेट है। तो अगर अथोराइज बाय स्टेट है तो जो ऑर्गेनाइजिंग स्टेट है उसको छोड़ के बाकी दूसरे स्टेट्स में भी आप लॉटरी का बिजनेस कर सकते हो। ये है डिफरेंस। रन बाय स्टेट तो सेम स्टेट, उसी ऑर्गेनाइजिंग स्टेट जो है वहीं पर। अथोराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट है तो जो ऑर्गेनाइजिंग स्टेट है उसको छोड़कर और भी दूसरे स्टेट्स। सिंपल है, इसमें आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे लेना है। अगर रन बाय स्टेट है तो क्या करना है आपको, 100/1112 ऑफ फेस वैल्यू ऑफ टिकट। जो भी टिकट की फेस वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 100/112 और 100/112 ऑफ द प्राइस एज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट विच एवर इज हायर। तो हमको इससे पता चल जाएगा क्या है हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। अथोराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट है तो 100/128 ऑफ द फेस वैल्यू। दोनों में सिर्फ फर्क इतना है, वहाँ पे 112 है और वहाँ पे 128 है। बाकी सेम डिट्टो सेम है। यहाँ पे विच एवर हायर, यहाँ पर भी विच एवर इज हायर। रन बाय हो या अथोराइज बाय हो, प्रोविजन सेम है, रूल सेम है। बस क्या है 100/112 लेना और यहाँ पे आपको 100/128 लेना है। अब देखते हैं एक्शनेबल क्लेम। अब तो हमने सिर्फ लॉटरी देखा था। एक्शनेबल क्लेम इन द फॉर्म ऑफ हॉर्स रेसिंग हो सकता है, बेटिंग हो सकता है, गैम्बलिंग हो सकता है। हॉर्स रेसिंग, बेटिंग और गैम्बलिंग। तो इस केस में आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे पता चलेगा, 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट और द अमाउंट पेड इनटू द टोटलिसेटर। तो जो भी 100% फेस वैल्यू रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। एक्शनेबल क्लेम इन द फॉर्म ऑफ हॉर्स रेसिंग, बेटिंग या फिर गैम्बलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।